हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका जेपी साइंस क्लासेस में। तो आप लोग कैसे हैं बताइए, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम का डेट आ गया है, यूपी बोर्ड एग्जाम का डेट आ गया है, आपका एग्जाम शुरू होने वाला है 22 फरवरी से। तो अब आप लोग को तैयारी बहुत ही अच्छे से करनी है और अब मन लगा के तैयारी करनी है और किताबों के साथ एकदम जुड़ जाना है। तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3, देखिए हम सीरीज एक चला रहे हैं जिसमें आपका पहला और दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थ्योरी, न्यूमेरिकल और डेरिवेशन सभी कंप्लीट हो गए हैं। तो आज हम तीसरा चैप्टर लेकर आए हैं जिसमें आपका क्या होगा, स्टार्टिंग से पूरा बेसिक से आपका स्टार्ट करेंगे। इसमें पूरा आपका पहले थ्योरी और डेरिवेशन चलेगा, फिर इसके बाद एक अंतिम में हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे और पीवाईक्यू कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपका पूरा सब्जेक्ट का आपका एक एक चैप्टर का वन शॉट आ रहा है, साथ ही उसका पीवाईक्यू और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो आप अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना टाइम आपका वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, क्लास 12 फिजिक्स। क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर थर्ड, जिसका नाम है विद्युत धारा। क्या नाम है? विद्युत धारा। देखिए, विद्युत धारा से यानी इस चैप्टर से आपका बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। यानी आपका बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से 5 से 6 मार्क्स आते हैं। अगर आप इसको ध्यान से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे तो आपके 5 से 6 नंबर क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर क्या नाम है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा चैप्टर का ही नाम है। तो सबसे पहले समझते हैं विद्युत धारा होती क्या। तो चैप्टर का नाम भी विद्युत धारा है और पहले पढ़ेंगे भी क्या, विद्युत धारा। क्या पढ़ेंगे? विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा क्या होता है? आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। यानी विद्युत धारा एकदम सिंपल है कि अगर एक निश्चित समय में कितने आवेश प्रवाहित हुए हैं, उन आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। देखिए विद्युत धारा क्या होता है? आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। यानी आपसे पूछे विद्युत धारा किसे कहते हैं, क्या होता होगा कि आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा किसे प्रस्तुत करते हैं? तो विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। देखिए, और आपका धारा आई धारा क्या होता है? आई धारा होता है Q अपान T। अगर क्या होता है? Q अपान T। यानी आपका जो धारा होता है, प्रवाहित आवेशों किस, देखिए आवेशों के प्रवाह दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। जो आप लिखो, यानी आवेशों के प्रवाह दर को एकांक समय में, देखिए एकांक समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, क्या कहते हैं? विद्युत धारा। इसे Q अपान T। अब आप बताइए, ये आपका हो गया धारा। इसका मात्रा आप बता सकते हैं? देखिए एकदम सिंपल है, आप लोग को हम सिखा दिए हैं कि मात्रा कैसे निकालेंगे। आपको मात्रा निकालना है तो आप ध्यान देखिए, उसके सूत्र में है क्या, ऊपर आपका क्या है? आवेश। आवेश मात्रा क्या होता है? कूलम अपान समय, और समय की मात्रा क्या होता है? सेकंड। तो इसका मात्रा क्या होगा, यानी अगर आप विद्युत धारा मात्रा देखें क्या होगा? कूलम प्रति सेकंड। अब एक बात याद रखिए कि आपका जो विद्युत धारा है ये आपका एक मूल राशि, ये कौन सी राशि है? मूल राशि। और इसका जो मात्रक होता है, ये कूलम सेकंड होता है, ये बराबर होता है आपके एम्पीयर के। किसके बराबर होता है? एम्पीयर के। यानी विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पीयर। कौन है? एम्पीयर। इसे कैपिटल A से प्रस्तुत करते हैं। किसे प्रस्तुत करते हैं? कैपिटल A से, एम्पीयर। अब एक चीज और आप जान लीजिए कि विद्युत धारा की कौन सी राशि है। तो आपका जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा अदिश राशि। कौन सी राशि है? अदिश राशि। क्या है? अदिश राशि। तो देखिए आपका विद्युत धारा हो गया, विद्युत धारा कौन सी राशि है? तो उसका मात्रक। और देखिए आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। इतना समझ आ गया आपको? चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद अगर आपसे कोई क्वेश्चन जैसे मान लीजिए पूछा जाए, कभी कभी इस क्वेश्चन आते हैं कि 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने में कितने आवेश प्रवाहित, ये कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाए। तो देखिए
1 एम्पियर की धारा जो है अगर प्रवाहित करना है आपको क्या करें। देखिए ये कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है छोटा सा। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बहुविकल्पी टाइप में कि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब ध्यान देखिए आपसे पूछ रहा है 1 एम्पियर प्रवाहित करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ, यानी आपको यहाँ पर धारा कितना दिया है 1, देखिए धारा का मान कितना दिया है 1 एम्पियर कब आएगा। अब सिंपल ध्यान दो, देखो यहाँ पर आवेश कितना है, आवेश Q अपॉन T, तो आपको धारा I निकालना है। तो अगर I आपको दिया कितना 1 एम्पियर, कितना दिया है 1 एम्पियर, तो ये बताओ आप 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करेंगे क्या होगा। अगर 1 कूलम आवेश 1 सेकेंड, ध्यान से देखो 1 कूलम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित हो जाए, कितने सेकेंड प्रवाहित हो जाए 1 सेकेंड में, हो जाए। तो आप बताओ अगर 1 कूलम आवेश 1 सेकेंड प्रवाहित हो जाए तो धारा कितना होगा 1 एम्पियर होगा। देखो ऐसे आप लिख सकते हो कि 1 एम्पियर प्रवाहित करने के लिए आप यहाँ देखो Q लिख सकते हो। देखो आपका सूत्र क्या है I बराबर Q अपॉन T। अगर आप T को परेशान कर दो क्या हो जाएगा I T बराबर Q, क्या हो जाएगा I T बराबर Q, यानी आप Q को मान निकालो क्या हो जाएगा I इंटू T। देखो 1 कूलम आवेश अगर 1 सेकंड प्रवाहित हो रहा है लेकिन 1 एम्पियर धारा हो रही है, यानी आवेश की मात्रा यहाँ से क्या निकले, आपका जो आवेश का मात्रक है Q कितना है 1 कूलम, कितना है 1 कूलम। अब इधर से पूछा गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो आपको पिछले कुछ चैप्टर में पढ़ाया गया है कि Q बराबर का होता है N E, क्या होता है N, Q बराबर क्या होता है N E, तो ये होता है Q बराबर क्या होता है N। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं आवेश की मात्रा निकाल सकते हैं, आवेश की मात्रा कैसे निकालेंगे, Q आपका सूत्र होता है N E, तो यहाँ से अगर N आपका क्या इलेक्ट्रॉन संख्या ही क्या है आवेश, तो यहाँ से मान निकाल सकते हैं। Q का मान आपको दिया 1 बराबर N और E का मान होता है 1/6 गुणे 10 घातीय माइनस। तो अब N मान निकाला होता है इसको जब 95 कर देंगे क्या हो जाएगा 1 बटे पूरा नीचे आ जाएगा 1/6 गुणे 10 घातीय माइनस 19 इक्वल टू। अब इसको सॉल्व कर दीजिए कि 19 नीचे ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा 1 गुणे 10 घातीय 19 अपॉन 1/6 बराबर। अब देखिए 1 में से भाग देंगे तो आपको जाएगा कितना, ये आपका जाएगा 0.625 गुणे 10 घातीय 19, देखिए 19 प्लस में 19 का है प्लस में बराबर हो जाएगा n, यानी n का मान आपको कितना आएगा, देखिए यहाँ दशमलव है ना, दशमलव अगर एक को लेना है तो इसमें से एक कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6.25 गुणे 10 घातीय 18 इलेक्ट्रॉन, ये आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। यानी 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने में 6.25 गुणे 10 घातीय 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, वो भी 1 सेकंड में। यानी 1 सेकंड में जब 6.25 गुणे 10 घातीय 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तब उसमें से 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। इसको भी आप याद रखिएगा, ये 1 एम्पियर में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। अब इसको भाग देखिए ये दशमलव जब इधर जाता है आपका तो ये 10 के घात से एक घट जाता है, तो 19 में से घटिए कितना हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। इसके बाद आप क्या है, इसके बाद है धारा घनत्व, यानी धारा घनत्व क्या आता है, दूसरा क्या आता है धारा घनत्व, कि धारा घनत्व किसे कहते हैं। तो देखिए किसी चालक में से उसके अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले एकांक समय में धारा को उसका धारा घनत्व कहते हैं। यानी देखिए अगर आपके पास क्या है कोई चालक, ये आपका एक चालक है, देखिए ये चालक है। अब देखिए इस चालक का ये अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल A, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या है A, तो इसमें से जो धारा प्रवाहित हो रही, इसमें से जो धारा प्रवाहित हो रही I, यानी इस अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को क्या कहते हैं धारा घनत्व, क्या कहते हैं धारा घनत्व। या आप बोल सकते हैं इसको चालक के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को क्या कहते हैं धारा घनत्व
कहते हैं, क्या कहते हैं, धारा। और इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल जे से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। और याद रखिए यह एक सदिश राशि है। ये कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि, यानी आपका जो धारा घनत्व होता है क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। अब देखिए अगर धारा घनत्व देखेंगे तो क्या होता है, यानी धारा घनत्व को जे बराबर क्या लिखेंगे, तो इसमें आप आई अपान ए, यानी आपका धारा घनत्व जो जे होता है वो क्या होता है, आई अपान ए। अब यही आपका क्या होता है, धारा घनत्व, क्या होता है, धारा। अब देखिए धारा घनत्व यहाँ पर आपका लिखे एक सदिश राशि, कैसी राशि, सदिश। तो अगर ये सदिश राशि देखिए, इसकी सदिश राशि हो वो दिशा किसका आता है, आपका क्षेत्रफल का, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश होता है। तो क्षेत्रफल सदिश का आपको क्या आता है, इसमें भी दिशा आती है। तो जहाँ क्षेत्रफल सदिश होता है वही उसकी दिशा होती है। देखिए ये तो आपका नॉर्मल हो गया। अगर इसी में आप ध्यान देखिए, ये आपका क्या है, ये चालक है। अब देखिए ये एक चालक है। अब इस चालक का अगर क्षेत्रफल देखिए नॉर्मल था, सीधा था, तो ठीक जाएगा। इसका अगर यहीं पर क्षेत्रफल कुछ इस तरीके से, देखिए अब इसका क्षेत्रफल ए है, इसका क्षेत्रफल ए। अब बताइए इसका क्षेत्रफल सदिश होगा किधर होगा, क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, इधर नीचे की ओर। और इसमें जो धारा जा रही है, धारा जो जा रही है वो सीधी जा रही है, यानी धारा कैसी जा रही है। तो देखिए इन दोनों के बीच कुछ कोण बना है, कोण बना है। तो अब इसके बीच क्या बना है, कोण बना है। तो धारा और क्षेत्रफल सदिश के बीच देखिए ये आपका क्षेत्रफल सदिश है और ये आपका धारा। तो धारा और क्षेत्रफल सदिश के बीच क्या है, कुछ ना कुछ कोण बना है। तो जब कोण बनता है तो आपका जो धारा घनत्व जे होता है, जे ये हो जाता है आई अपान ए कास थीटा। क्या होता है, आई अपान ए कास थीटा। देखिए जब एक दिशा इधर से कास्ट कर देते हैं तो उसकी दिशा इसमें आती है, यानी ए का घटक कर दिया गया, ए का क्या कर दिया, घटक। देखिए एक घटक इधर हो गया, एक घटक इधर। तो ये थीटा के साथ जो कोण बनता है, यानी जो आपका जिस अक्ष के साथ कोण बनता है उसका जो घटक आता है, देखिए ये आपका इस दिशा में आप देखो तो ये आएगा ए कास थीटा, और इस दिशा में देखो क्या आएगा, ए साइन थीटा। तो इसका घटक कर दिया गया। तो जो आपका ए कास थीटा है आपका इसी दिशा में और इसी दिशा में धारा है, तो धारा और सदिश दोनों के दिशा समान हो गई। तो इसलिए आपका ये दो धारा क्या था, आई पास ए कास थीटा। ये आपका क्या था, धारा। एकदम सिंपल, समझ में आ गया। चलिए धारा घनत्व के बाद अब हम बढ़ते हैं किसके, विद्युत चालन के। किधर, विद्युत चालन को। अब हम समझते हैं विद्युत चालन क्या होता है। देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे विद्युत चालन। क्या पढ़ेंगे, विद्युत चालन। देखिए विद्युत चालन होता है, तो विद्युत चालन आपको पता है कि जो धारा या विद्युत आवेश होते हैं वो सिर्फ चालक में प्रवाहित होते हैं। किसमें प्रवाहित होते हैं, चालक में, या विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित होते हैं। तो अब ये चालक क्या होते हैं, तो उनको समझ लेते हैं, फिर चालक को समझने के बाद हम समझेंगे उसमें विद्युत प्रवाहित कैसे होती है। तो देखिए विद्युत चालन पढ़ने से पहले आप पढ़ेंगे क्या, चालक। विद्युत चालक क्या होता है, वे पदार्थ जिनके पास क्या होता है, जिनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब जिनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, यही जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही क्या करते हैं, विद्युत धारा का चालन करते हैं। यानी जो आपके देखिए ये आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन देखिए ई लिखते नेगेटिव लिखने मतलब है इलेक्ट्रॉन, ई लिखते नेगेटिव मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या करते हैं, यही आवेशों का प्रवाह करते हैं। अब बताइए आवेश का प्रवाह करेंगे तो क्या धारा चलेगी, तो जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये क्या करते हैं, आवेशों का प्रवाह करते हैं जिससे धारा बढ़ती है। तो यहाँ अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये चालक में उपस्थित है। किसमें उपस्थित है, चालक में। कुचालक में ये उपस्थित नहीं होते, या ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते उन्हें कुचालक कहते हैं। कुचालक अगर आपसे कोई पूछा क्या होता होगा, ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते वो क्या होते हैं, कुचालक। चालक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो देखिए अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यही आवेश क्या करते हैं, प्रवाह करते हैं। अब ये देखिए अगर आपके पास कोई चालक, क्या है, कोई चालक, तो उस चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं, गति करते हैं। तो देखो गति करते हैं तो आपके कोई चालक है, कोई पदार्थ, वो किससे बना होता है,
आपको पता है कि कोई चालक को वो छोटे छोटे कवच मिलकर बनाते हैं, परमाणु कहते हैं। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और परमाणु के केंद्र में एक संरचना होती है जिसे कहते हैं नाभिक, और नाभिक के अंदर क्या होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो बोले उसको समझ लीजिए थोड़ा सा अच्छे से। देखिए अगर हम थोड़ा देखें बात करें इसकी परमाणु, तो परमाणु देखिए क्या होता है, एक होता है नाभिक केंद्र में क्या होता है नाभिक, केंद्र में क्या होता है नाभिक, और इस नाभिक के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन उदासीन, प्रोटॉन धनावेश होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है उदासीन। और इसके चारों तरफ कुछ निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं चक्कर, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं चक्कर। तो देखिए इसके नाभिक कैसे धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अब यही इलेक्ट्रॉन देखिए जो आपके चालक होते हैं, या फिर ऐसे समझिए जो धातु है, धातु ये क्या करती है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करती है दान कर देती है। इलेक्ट्रॉन क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को दान कर देती है। और यही जो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं यही क्या होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्या होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं आवेश का चालन करते हैं। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन है ये आपके जब मुक्त हो जाते हैं तो ये चालक में गति करते हैं, ये चालक में क्या करते हैं गति करते हैं। जैसे हम देखिए अगर यहाँ कोई चालक है, क्या है कोई चालक, अब इस चालक में क्या है इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, ये क्या करते हैं गति। अच्छा ये होता है जब ये गति करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं तो जो ये नाभिक है ना, इन नाभिक के धनावेश पर टकराते हैं, क्या करते हैं टकराते हैं। तो जब ये बीच बीच में टकराते हैं तो उसके बीच कुछ और चीजें आती है। देखिए जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो वह नाभिक से या अन्य पदार्थ में खुद इलेक्ट्रॉन से टकरा जाता है। जब एक दूसरे से टकराते हैं तो इनके बीच क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ से चला और यहाँ एक नाभिक से टकरा गया, तो यहाँ से यहाँ तक जब चला तो इसके बीच जो दूरी तय किया इस दूरी को कहते हैं माध्य मुक्त पथ। क्या कहते हैं माध्य मुक्त पथ। देखिए ध्यान से, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला और यहाँ मान लीजिए कोई नाभिक से यहाँ टकरा गया, तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय किया इसको इस दूरी को कहते हैं लेमडा। क्या कहते हैं लेमडा। और लेमडा आपका क्या है, देखिए आपका जो लेमडा होता है वो होता है माध्य मुक्त पथ। क्या होता है माध्य मुक्त पथ। अब माध्य मुक्त पथ होता क्या, यानी इलेक्ट्रॉन के दो टक्करों के बीच में चली गई दूरी होती है उसे कहते हैं माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा, देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन के द्वारा दो टक्करों के बीच की दूरी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा दो टक्करों के बीच में जो दूरी होती है उसकी क्या कहते हैं माध्य मुक्त पथ यानी लेम्डा। क्या कहते हैं लेम्डा। अब इसके बाद दूसरा चीज आता है, अच्छा बताइए कि यहाँ से यहाँ तक इसको करने में कुछ समय लगा होगा नहीं, कुछ समय लगा होगा ना। तो देखिए जो माध्य मुक्त पथ है इसको भी तय करने में लगा समय, तय करने में समय लगता है, इसको बोलते हैं क्रांतिकाल। क्या बोलते हैं क्रांतिकाल। और क्रांतिकाल को दर्शाते हैं किससे टाउ, किसे दर्शाते हैं टाउ। यानी मार्ग पथ को तय करने में जो समय लगता है उसे कहते हैं क्रांतिकाल, और इसको दर्शाते हैं टाउ। किसे दर्शाते हैं टाउ। समझ में आ गया इतना, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ये आपका क्या था, दो और चीजें हमने पढ़ा, एक पढ़ा आपने मार्ग मुक्त पथ और दूसरा पढ़ा मार्ग मुक्त पथ को तय करने में लगा समय से बोलते हैं क्रांतिकाल, और इसे कैसे करते हैं किससे टाउ। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब हमारा अगला टॉपिक है अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। क्या है अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध। देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। तो देखिए अनुगमन वेग और विद्युत धारा समझ पढ़ने से पहले पहले हम पढ़ेंगे अनुगमन वेग कि अनुगमन वेग क्या। तो अनुगमन वेग समझने के लिए आप बोर्ड पे ध्यान से देखिए। देखिए अगर आपके पास कोई चालक है, आपके पास क्या है कोई चालक, अब इस चालक को आपके पास क्या है कोई
चालक है। अब देखिए इस चालक को हम क्या किए हैं, एक सेल से जोड़ दिए, यानी इसको हम विभो लगा दिए, इसको क्या कर दिए हम विभो लगा दिए, क्या लगा दिए विभो। जब हम किसी चालक को क्या कहते हैं, किसी बैटरी से जोड़ देते हैं तो बैटरी से जोड़ने पर इसका विभव उत्पन्न होता है, इसके सीओ को इसका उत्पन्न होता है विभव। अब ये जब विभव उत्पन्न होता है तो देखिए ये विभव क्या करता है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, क्या करता है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यानी यहाँ पर देखो जब हम विभव लगाते हैं तो यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है E, जिसकी दिशा होती है हमेशा प्लस से माइनस, यानी ये सिर्फ आपका प्लस, ये दिशा माइनस, तो विद्युत क्षेत्र दिशा किधर से होती है प्लस से माइनस। तो जब इसमें विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो ये विद्युत क्षेत्र क्या करता है, देखिए ये आपका है चालक, ये क्या है, ये आपका है चालक, ये आपका क्या है एक चालक। तो देखिए चालक में आपको पता है मुख्य निचान क्या होता है, मुख्य निचान। तो जब इसे विद्युत क्षेत्र आरोपित होता है तो जो इसके निचान, देखिए जो इसके निचान है, इन इलेक्ट्रॉनों को क्या होता है, इस विद्युत क्षेत्र के कारण एक बल आरोपित हो जाता है, क्या आरोपित हो जाता है, एक बल आरोपित हो जाता है। अब ये बल क्या करता है, इनको गति प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है गति। तो विद्युत क्षेत्र के कारण इसमें क्या होता है बल प्राप्त होता है, क्या उत्पन्न होता है बल, क्या उत्पन्न होता है बल। तो वो जो बल होता है इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है गति करवाता है, क्या करवाता है गति। तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण जो इसको बल लगता है वो बल इसको एक नियत वेग से गति करवाता है, क्या करवाता है नियत वेग से आपका एक गति करवाता है। तो इस जो नियत वेग से गति होता है उसी वेग को कहते हैं अनुगमन वेग, ऐसे दर्शाते हैं v, किसे दर्शाते हैं v से। यानी अगर क्या पढ़ना है आपको अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, देखिए अनुगमन वेग को अपवहन वेग बोलते हैं, अपवहन वेग भी बनाया जाता है, क्या रहता है अपवहन वेग, इसको अपवहन वेग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या रहता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आपका अनुगमन वेग या अपवहन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, तो देखिए विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर एक बल आरोपित होता है, क्या होता है एक बल आरोपित होता है जो इन्हें एक नियत वेग प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है वेग प्रदान करता है, जिसे अनुगमन वेग कहते हैं, क्या कहते हैं अनुगमन वेग कहते हैं। और इसे किसे प्रदर्शित करते हैं कि इसे भी, अब देखिए भी का वेग हो गया लेकिन कौन सी वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसे भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भी डी से प्रदर्शित करते हैं, किसे प्रदर्शित करते हैं भी डी से प्रदर्शित करते हैं, किसे प्रदर्शित करते हैं वी डी से प्रदर्शित करते हैं। यानी अनुगमन में क्या होता है आपको समझ में आया कि जब हम किसी चालक के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न करते हैं, इस विभवांतर का कारण क्या विद्युत क्षेत्र बन जाता है, और ये विद्युत क्षेत्र इन विचारों पर एक बल आरोपित करता है, वो बल इनको एक नियत वेग देता है, और ये जिस वेग से गति करते हैं उस नियत वेग को क्या कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग, क्या कहते हैं अनुगमन वेग। समझ आ गया आपको क्या होता है अनुगमन। अब देखो हमको पढ़ना क्या है अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, क्या पढ़ना है अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध। तो अब अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध पढ़ते हैं। तो देखिए आपको एक ही चीज में ध्यान से समझना होगा। तो आप देखिए ये आपका जो चालक है, इस चालक का क्षेत्रफल है a, इस चालक का क्षेत्रफल क्या है a, और इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई कितना है यह। तो देखिए क्षेत्रफल a है और लंबाई कितना है यह। तो आप ये बताओ इस चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, तो हम क्या करेंगे, देखिए माना चालक में एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी आपको क्या, देखिए
इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो आपका क्या है, स्मॉल एन। इलेक्ट्रॉन संख्या क्या है, स्मॉल एन। चलिए हम लिख देते हैं कितना है, स्मॉल कितना स्मॉल एन। तो आप ये बताइए ये जो इलेक्ट्रॉन देखिए इसी चीज को हम यहाँ बना दें ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। देखिए ये आपका एक चालक, क्या है चालक। इस चालक का ये अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन देखिए ये इलेक्ट्रॉन भी वेग से गति कर रहा है। किस वेग से गति कर रहा है, वी वेग। कितने वेग से गति कर रहा है, वी वेग। अब मान लीजिए इस ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 30 सेकेंड में तय करता है। कितने समय तय करता है, 30 सेकेंड। यानी यहाँ से यहाँ तक जाने को कितना समय लगता है, 30 सेकेंड। और इसके बीच की दूरी है, इसके बीच की दूरी वो आपका है dx। इसके बीच की दूरी कितना है, dx। यानी ये इलेक्ट्रॉन जब भी वेग से गतिमान है तो 30 सेकेंड में dx दूरी तय करता है, dx दूरी तय करता है। तो अब ध्यान से देखिए, तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गति कर रहा है। तो आप ये बताओ ये 30 सेकंड के ना कितना दूरी तय कर रहा है, कितना दूरी कर रहा है, dx। तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन के द्वारा t समय में चली गई दूरी, चली गई दूरी क्या होगा आपका, चली गई दूरी आपका क्या है, dx। और ये बराबर किसके, अब आप लोग ये बताओ दूरी का सूत्र पता है ना, दूरी का क्या होता है, देखो 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। 4 क्या होता है, दूरी बटा समय। अगर आप दूरी निकालो क्या होगा, 4 गुणे समय हो जाएगा नहीं, तो वो क्या निकालना दूरी, तो आपका जो दूरी हो जाएगा क्या हो जाएगा, vd इंटू टी। यानी इलेक्ट्रॉन का वेग गुणे लिया गया समय, तो क्या हो जाएगा vd इंटू टी। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को t समय में जो चली गई दूरी टी सबका कितना होगा, vd इंटू टी। समझ आ गया। अब देखो आप क्या माने हो, आप माने माना इलेक्ट्रॉन एकांक आयतन में उपस्थित चार्ज संख्या कितना है, यानी एकांक आयतन मान। तो आप ये बताओ यहाँ से इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ से यहाँ तक काफी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ से यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉनों की आप संख्या लिखो, क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन संख्या होगा देखो क्या होगा, आप मानो एकांक आयतन में, तो अगर इन इसके बीच का जो आयतन है, इस आयतन में अगर एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संख्या से गुणा कर दोगे तो फुल इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, स्मॉल एन इंटू, अब इसका आयतन क्या होगा, देखिए आपको है क्या दे। अब अगर आपको बेलन निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल से पूरा उसको ऊंचाई में कर दें। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, dx, क्या है d। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है कितना है, dx है, और इसका क्षेत्रफल कितना है a। यानी क्षेत्रफल में आप ऊंचाई गुणा करते हैं तो निकल जाता है आयतन, क्या निकल जाता है आयतन। यानी आयतन हो गया आपका a इंटू डी। ऐसे जब आप यहाँ का गुणा कर दें तो उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो आपका जो देखो n बना है क्या, n बना है n a। अब देखिए dx मान आपको पता है, dx मान अपन को कितना है, vd इंटू टी। dx मान कितना था, vd इंटू टी। तो अब हम क्या करते हैं, मान देखिए ये आता है क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आप ये बताइए इसमें कुल आवेश कितने, अगर इलेक्ट्रॉन संख्या निकले तो आप आवेश निकाल सकते हैं, आवेश, आवेश आपका क्या होगा q। आपको पता है q बराबर क्या होता है, n। तो अगर आप q निकालोगे तो क्या, q बराबर n का मान आप रख दो, देखिए यहाँ पर कैपिटल n होगा, अब q बराबर n। तो आपका n का मान क्या निकला है, स्मॉल n a vd इंटू टी, और गुणे यहाँ पर e है q। तो आपका क्या है, आवेश का मान है, किसका मान आ गया, आवेश का मान। आवेश को तो लिखो तो लिख सकते हो n e a v d। देखिए e का गुणा कर दिया, e के साइड में कोई दिक्कत नहीं, e का क्या किया गुणा किया, तो n के बगल में रख दिया n e a v d। अब आप साइड में रख दो तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अब देखो हमको निकालना क्या है, धारा। तो आप बताओ धारा वाला क्या होता है, धारा आप जानते होता है q अपान t, यानी आवेश बटे समय। तो अगर आप i का मान निकालोगे तो देखो i बराबर q, q का मान आप निकाले हो n e a v d इंटू टी अपान क्या है टी। तो देखो टी से टी क्या हो गया, कट गया, तो आपका आई का मान कितना है, आई का मान आ गया n e a
डी, यानी आपका जो धारा का मान है आई बार क्या आ गया एन ई ए वी डी। देखिए यहाँ पर जो आपका धारा का वेग के साथ संबंध है ना, धारा का वेग के साथ संबंध है ना, तो अगर इन सभी चीजों का आप कांस्टेंट कर देंगे तो देखिए जो धारा होती है कांस्टेंट करेंगे तो आपका धारा आई क्या हो जाएगा, आई अनुपातिक हो जाएगा किसके, वेग। आई क्या हो जाएगा, अनुपातिक हो जाएगा अनुगमन वेग। यही आपको पढ़ना था। देखिए आपका हेडिंग क्या था, अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध। तो आपका ये आपका आ गया अनुगमन वेग और धारा में संबंध। तो आपका आई क्या होता है एन ई ए वी डी, ये आपका फार्मूला होता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो धारा है वो अनुगमन वेग क्या है, अनुगमन। धारा अनुगमन वेग क्या है, अनुगमन। समझ में आया? चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए और इस पर आपके सवाल भी आते हैं तो इसको सूत्र को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो इस सवाल का यूज होगा तो आपको पता होना चाहिए कि सवाल जो सूत्र बनाता है कहाँ से बनाता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। इसके आगे देखिए हमको पढ़ना है अनुगमन वेग। आपने पढ़ा अनुगमन वेग का संबंध किससे देखा, धारा। देखिए जो अनुगमन वेग है वो विद्युत क्षेत्र से भी कुछ संबंध रखता है, तो हम क्या पढ़ लेंगे अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध। तो देखिए जो आपका अनुगमन वेग, कौन, अनुगमन वेग तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। क्या पढ़ना है, अनुगमन वेग तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। देखिए इसको हम पढ़ लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा पढ़ने से आप देखो आपको किसके किसके बीच संबंध पढ़ना है, अनुगमन वी और विद्युत क्षेत्र, इन दोनों बीच क्या पढ़ना है, संबंध। तो ये होता है आप लोग गति के समीकरण पढ़ा गया है, जो आपका गति के प्रथम नियम था, गति का प्रथम समीकरण। गति का प्रथम समीकरण क्या था, देखिए गति का प्रथम समीकरण था v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर क्या था, u प्लस ए टी। अब ये बताओ यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन जब पहले चालक में था, जब उस पर कोई भी विभवांतर नहीं लगाया गया था, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं था, तो उसका वेग क्या था, जीरो। वेग कितना था, जीरो। जैसे उसको विद्युत क्षेत्र आरोपित किया गया तो क्या करना, गति करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया, गति करना। तो आप अगर इसे निकालोगे तो आपका जो अंतिम है वो क्या आएगा, वी डी बराबर आपका प्रारंभ जीरो प्लस ए, और देखो ये आपका त्वरण, और टी क्या होगा, यहाँ पर टी आपका होगा क्रांति का, टी क्या होगा, क्रांति का। तो आपका वी डी का कितना आ गया, वी डी का आ गया ए टाउ, ये आपका आ गया। अब इसके बाद आगे होता हूँ, जो इसके बाद आप इधर, अच्छा तो ई जो है, ई के कारण इलेक्ट्रॉन पर बल लग रहा था, तो आप क्या लिखोगे, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर बल। देखिए जो बल होता है आपका ई बराबर, आपका बल जो होता है एफ बराबर वो होता है क्यू इंटू ई। एफ बराबर क्या होता है, क्यू इंटू ई। एफ बराबर क्या होता है, क्यू इंटू ई। अब यहाँ पर देखिए आपका जो आवेश है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। आवेश का सम क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो आपका जो बल होगा ये बराबर होगा किसके, ई कैपिटल, ई आपका आवेश है और कैपिटल विद्युत क्षेत्र ये होगा। तो बताओ ये बराबर क्या है, ई है। और आपको पता है कि ये बड़ा एक और होता है यम ए, यानी किसी भी द्रव्यमान को एक लगाने के बाद एम ए, तो ये दोनों बल बराबर होंगे तो आप क्या लिख सकते हो, यम ए बराबर लिख सकते हो ई इंटू ये लिख सकते हो। तो यहाँ से अगर आप एक मान, किसका मान लिख दो, एक मान निकालो, देखो यम पछाड़ के क्या हो जाएगा, ई कैपिटल ई अपान, क्या होता है ई कैपिटल ई अपान, तो किसका मान होगा, त्वरण। देखिए आप यहाँ से किसका मान निकाल लिया, त्वरण का मान निकाल लिया। तो इस त्वरण का मान आप यहाँ रख सकते हो। तो जब आप यहाँ रखोगे तो आपको वी डी मान कितना है, देखिए वी डी मान हो जाएगा आपका ई कैपिटल ई अपान यम इंटू टाउ। ये आपका क्या होगा, अनुगमन, यानी अनुगमन वेग। देखिए अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत क्षेत्र ई, इनके बीच क्या आ गया, संबंध आ गया। अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध, ये होता है आपका अनुगमन और विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध। ये समझ आ गया। इसके बाद इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे गतिशीलता। क्या पढ़ेंगे, गतिशीलता। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या, गतिशीलता। गतिशीलता देखिए आपका गतिशीलता होता है, तो गतिशीलता क्या होता है कि किसी एकांक विद्युत क्षेत्र में
गतिमान जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका अनुगमन वेग को उसकी गतिशीलता क्या कहते हैं? गतिशीलता। यानी गतिशीलता क्या बोल सकते हैं? एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का, देखिए आप क्या लिखेंगे? एकांक विद्युत क्षेत्र में जो आपका अनुगमन वेग होता है, अनुगमन वेग को क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं। गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से, किससे? म्यू से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू। तो देखिए आपका जो होता है गतिशीलता क्या होता है? म्यू से प्रदर्शित करते हैं। होता क्या है? एकांक विद्युत क्षेत्र में अनुगमन वेग को जो होता है वो होता है विद्युत चलता। तो आपका म्यू बराबर क्या होगा? म्यू बराबर आपका होगा VD अपॉन E। देखिए इस सूत्र से भी आप इसको परिभाषा बना सकते हैं, इस सूत्र से भी आप परिभाषा बना सकते हैं कि आपका एकांक विद्युत क्षेत्र में जो अनुगमन वेग होता है उसे वो क्या कहते हैं? गतिशीलता। क्या कहते हैं? गतिशीलता। यानी म्यू बराबर क्या होता है? VD अपॉन E। ये होता है, समझ में आ गया आपको? अब चाहिए तो आप लोग आपको VD मान पता है? देखिए यहाँ पे VD मान को पता लगा E कैपिटल E अपॉन M इंटू टाउ। तो अगर आप यहाँ VD का मान रख देंगे तो क्या आएगा? तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? VD का मान आपका कितना है? E कैपिटल E टाउ अपॉन M। इस पूरे के आप बटे क्या हो जाएगा? E, क्योंकि बटे क्या है? E। देखो VD का मान क्या होगा? E कैपिटल E टाउ अपॉन M और अपॉन E। देखो इसी क्या हो जाएगा? कट जाए। तो आपका आएगा क्या? आपका आ जाएगा म्यू बराबर, देखो यहाँ बचा E टाउ अपॉन, क्या होता है? E टाउ अपॉन, यानी जो गतिशीलता आपका होता है ये, इसको याद रखो। ये क्या है आपके? गतिशीलता। ये क्या है? गतिशीलता। समझ में आ गया? चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसको नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे ओम का नियम। देखिए इस चैप्टर का जो बेसिक है, इस चैप्टर का जो मेन पॉइंट आपका है ओम का नियम, तो हम पढ़ेंगे ओम का। तो इसको नोट कर लीजिए, हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक। क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे ओम का नियम। तो देखिए अब हमको देखना है ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम किसे कहते हैं? ओम का नियम किसे कहते हैं? अब आपको क्या पढ़ना है? ओम का नियम पढ़ना है। तो ओम का नियम में होता क्या? देखिए ओम का नियम अनुसार, इनके अनुसार क्या था कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, आप जैसे लिख सकते हो ताप, दाब, भौतिक अवस्थाएं नियत हो, कैसे हो? नियत हो, तो उसके सिरों पर, तो ऐसे लिखिए आप उसमें, तो उसमें जो प्रवाहित धारा होती है, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली धारा सिरों पर जो लगाए गए विभवांतर होते हैं, लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी अगर किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं से ताप और दाब क्या हो? स्थिर हो, स्थिर मतलब नियत हो, तब उसके बीच जो प्रवाहित होने धारा होती है आई, वह उसके बीच लगाए गए विभवांतर भी के अनुपाती होता है। यानी इनके अनुसार क्या कहा गया है? क्योंकि जो अनुपाती होता है धारा, अब इस धारा का अनुपाती होता है। अगर अनुपाती चिन्ह हटाओगे तो आपको निशान आया तो जीरो हो जाता है आर आई। अब यहाँ पर आर आपका क्या है? आर आपका एक नियतांक है। आर आपका क्या है? एक नियतांक है। देखिए आर एक्चुअली आपका है क्या? आर आपका है विद्युत प्रतिरोध। आर क्या है? विद्युत प्रतिरोध, जो
बिना विभवांतर और धारा पर निर्भर नहीं करता, यानी इसके लिए एक नियतांक जो विभवांतर और धारा पर निर्भर नहीं करता। आपका आर क्या है, विद्युत प्रतिरोध जो एक नियतांक। समझ में? ये आपका क्या है, ओम का नियम। ये क्या है, ओम का नियम। समझ में आ गया आपको? अब देखिए इसके बाद आपका होता क्या है कि जो आपका ओम का नियम, इसी के आधार पर आप एक ग्राफ बना सकते हो। देखो अगर आप विभवांतर और धारा के बीच एक ग्राफ बनाओ तो क्या हो, जैसे यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं, देखिए ये आपका है विभवांतर, ये क्या है विभवांतर यानी V, जो ऊपर बढ़ रहा है, और इधर आपकी है धारा यानी I, ये इधर बढ़ रहा है। तो अगर आप विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ बनाते हैं तो एक सीधी रेखा बनती है। कैसी रेखा बनती है, सीधी रेखा। यानी जो विभवांतर और धारा का ग्राफ बनाते हैं क्या होती है, एक सीधी रेखा। यानी विभवांतर और धारा एक अनुपाती होते हैं, जिस कारण की क्या होती है, सीधी रेखा होती है। और इसके जो ढाल होता है इसका, इस ग्राफ का आपका जो ढाल है वो होता है R। क्या होता है, R यानी प्रतिरोध। तो ये इनके बीच ग्राफ होता है। ये आपको क्या था, ओम का नियम, एकदम सरल। इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि विभवांतर धारा के अनुपाती। अब ओम के नियम के हम थोड़ा सा उत्पत्ति पढ़ लेते हैं कि ओम का नियम बना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे ओम के नियम की उत्पत्ति, कैसे उत्पन्न हुआ, इसको बना कैसे। इसकी उत्पत्ति एकदम सिंपल है। पहले आप ये बताओ कि कोई चालक तार है, क्या है, कोई चालक जिस पर जिसके सिरों के बीच क्या लगाया गया है, जिसके सिरों के बीच क्या लगाया गया है, विभवांतर भी। और अगर इसको सिरों के बीच विभवांतर भी लगाया तो इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, आपका ये उत्पन्न होगा। इसकी लंबाई है, लंबाई कितना है, यल है, और इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या है, ए। और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान है, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या है, आई। तो आप ये जो आपका यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, क्या विद्युत क्षेत्र, तो आपका जो विद्युत क्षेत्र होता है ये क्या होगा। देखो आप यहाँ देखोगे इसके आगे, इसको हम यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिए इसको, देखिए जो इसके सिरों के बीच आपका विद्युत क्षेत्र होगा, देखो आपको विद्युत क्षेत्र पता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विभवांतर अपना बीच, विद्युत क्षेत्र ये क्या होता है, बी अपना। इसके बाद अभी आपने पीछे देखा था कि अनुगमन वेग जो VT था, आपने क्या लिखा था, देखिए इसके पहले आपने लिखा था अनुगमन वेग VD इज इक्वल टू E कैपिटल E टाउ अपॉन, ये देखा था आपने क्या लिखा था, विभव E कैपिटल E टाउ अपॉन एफ। तो होता है यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, E का मान रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, E का मान रख सकते हैं। अगर आप इस E का मान रख देंगे तो देखिए क्या बनाएगा, आपको ये हो जाएगा VD बराबर E, अब E का V अपॉन L रख दो, क्या हो जाएगा V टाउ अपॉन एम। ये क्या हो गया, अनुगमन वेग, क्या हो गया, अनुगमन वेग। अब इसके बाद आप ये बताओ कि आपने इसके बाद एक अनुगमन वेग और धारा भी संबंध पढ़ा था कि धारा I बराबर क्या होता है, NEAVD, आपने पढ़ा था नहीं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, VD का मान उठा कर, अगर VD का मान उठा कर तो क्या होगा, अब यहाँ लिख दो VD का मान। देखो ये आपका समीकरण 1 बना लो इसको, और इसको बना लो समीकरण 2। तो VD का मान समीकरण 2 में रखने, अगर आप VD में समीकरण 2 में रखोगे तो क्या बनेगा, देखो आपका बनेगा I बराबर NEA इंटू VD मान क्या है, EV टाउ अपॉन एम। इसका अगर आप गुणा कर दो देखो क्या होगा, ये होगा एन, अब देखो यहाँ एक E यहाँ है, एक E यहाँ, तो क्या हो जाएगा E स्क्वायर, फिर आपका A है, V है, टाउ अपॉन एम, कितना सही। अब देखो आपका I बराबर कितना आ गया, तो I बराबर जो आपका आया है यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। आपका I बराबर आ गया है एन E स्क्वायर A V टाउ अपॉन एम, या अच्छा बताओ ये आपका V क्या है, विभव है। इस विभव को हम पक्षांतर कर देंगे, विभव क्या है पक्षांतर कर देंगे, क्या बनेगा, देखिए ये बन जाएगा आपका
आई अपॉन वी बराबर एन ई स्क्वायर ए वी। वी को आपने पछाड़ कर दिया, देखिए यहाँ से एन ई स्क्वायर ए वी को पछाड़ कर क्या बनेगा, टाउ अपॉन यम ये बनेगा। अच्छा देखो इस टर्म को हम पलट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पलट दे रहे हैं। थोड़ा ध्यान से आप लोग, आई अपन भी को हम पलट देंगे, ठीक है। अगर आई अपन भी पलट देंगे तो इस मान पलट जाएगा। तो अगर इसको हम पलटेंगे तो क्या बनाएगा, क्या भी बटे आई, ठीक है। इसको हम क्या किया, पलट दिए, ये पलट दिया क्या होगा, भी बटे आई। अगर इसको पलटेंगे तो इसका इस तरफ मान बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, यम एन अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, कितना हो जाएगा। तो देखो अब आई का भी पछाड़ कर दो, आई का भी पछाड़ कर दो, देखो आएगा भी बराबर यम एन अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ इंटू ये होगा। अब ध्यान से देखो, इसकी आप तुलना करो, इसकी आप तुलना करो किससे, इससे। तो देखिए भी बराबर क्या है, आर आई, यानी भी बराबर क्या है, आर आई। तो यहाँ भी क्या है, भी बराबर ये फिर आई। इसका मतलब ये पूरा मान जो आपका है, ये पूरा मान क्या है, ये पूरा मान आपका आर, ये पूरा मान क्या है, ये पूरा मान क्या है आर। तो आपका जो आर का मान है, आर का मान आपका क्या है, यम यल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये क्या होता है आपका, ये क्या होता है आपका, यानी इस प्रकार इन पूरे मान को हम क्या करते हैं, आर कर देते हैं। अगर आप इसको पूरे को क्या करते हैं, आर, तो ये क्या प्राप्त होगा आपको, भी बराबर आर आई प्राप्त होगा, भी बराबर क्या प्राप्त होगा, आर आई प्राप्त होगा। देखिए यही आपका है ओम का नियम। ओम का नियम कैसे बनाते हैं, इसी प्रकार आपका ओम का नियम प्राप्त हुआ, जिसे आपको नौवीं पढ़ते भी बराबर आर है। तो यहाँ पर जो आर है आपका, आर क्या होता है, यम एल अपान एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये आपका है ओम के नियम और ओम के नियम की व्युत्पत्ति, कैसे ओम का नियम उत्पन्न, समझ में आ गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम बढ़ते हैं अगले तक। तो हमने ओम का नियम पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं थोड़ा सा विद्युत प्रतिरोध। देखिए विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, देखिए किसी चालक में जब धारा प्रवाहित होती है तो धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसी को प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, धारा के मार्ग जो अवरोध उत्पन्न होता है क्या कहते हैं, प्रतिरोध। या ऐसे बोल सकते हो, चालक में प्रवाहित धारा का विरोध करने वाले कारक, करने वाले कारक को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और जो आपका प्रतिरोध, देखिए इसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध, इससे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से। देखिए आपका भी बराबर क्या था, आई आर, ठीक होता है। अगर यहाँ से आर का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा आपका, भी अपान आई हो जाएगा। तो भी अपान आई, तो ये आपका होगा भी अपान आई। अब इससे आप बता सकते हैं, इसका मात्रा बता सकते हैं, तो इसका जो मात्रक होगा, जल्दी से आप बताइए मात्रक, आप जल्दी से बताइए मात्रक, क्योंकि आपको पता है मात्रक कैसे निकलता है। तो ये मात्रक क्या होगा, वोल्ट प्रति एम्पियर, क्या होगा, वोल्ट प्रति एम्पियर। और यहाँ देखिए जो वोल्ट प्रति एम्पियर होता है बराबर होता है किसके, ओम। और ओम को ऐसे लिखते हैं, यानी ओम को इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, ये आपका ओम का चिन्ह है। और ये यानी प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम होता है, प्रतिरोध मात्रक क्या होता है, ओम, समझ आ गया। देखिए होता वोल्ट प्रति एम्पियर, इसे को बदल देता है, ये आपका क्या हो गया, प्रतिरोध, समझ में आ गया। चलिए इसके बाद आप देख लीजिए कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, प्रतिरोध की निर्भरता। देखिए प्रतिरोध की निर्भरता किस पर, तो अभी आपने आर बराबर क्या पढ़ा था, बताइए अभी आपने आर बराबर क्या पढ़ा, तो आपने अभी भी आर के बराबर पढ़ा यम यल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये आपने आर बराबर पढ़ा। देखिए ये प्रतिरोध आर ही था। अब देखिए यहाँ पर आर किस पर निर्भर कर रहा है, देखिए यम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यल क्या है, चालक की लंबाई है, एन क्या है, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ए क्या है, क्षेत्रफल, और टी क्या है, शांति का। तो यहाँ पर ध्यान देखिए, तो आपका प्रतिरोध,
प्रतिरोध। ये पहला पॉइंट आप देखेंगे इसमें कि यह चालक जो क्या है, चालक के अनुक्रमानुपाती चालक की क्या अनुपाती, यानी आर अनुपाती होता है किसके, यल। देखिए आर यल के क्या अनुपाती है, आर प्रतिरोध यल की क्या अनुपाती। दूसरा बात क्या आता है, जो आपका चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी व्युत्क्रमानुपाती कि आपका जो आर प्रतिरोध होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है इसका क्षेत्रफल। क्यों, देखिए ध्यान से, आर क्या है, यहाँ बटे क्षेत्रफल है, इसका मतलब आर प्रतिरोध एक है व्युत्क्रमानुपाती, प्रतिरोध एक क्या है व्युत्क्रमानुपाती। समझ आएगा। तो देखिए इससे अगर आप मिलाएंगे दोनों समीकरण को क्या बना, देखिए आर अनुपाती यल अपान, आर क्या है अनुपाती यल अपान एक है। अब बताइए अगर इस नियतांक को इसको हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए आर बराबर होगा रो यल अपान एक। ये क्या आपका नियतांक, अगर इस नियतांक को क्या किया, इसमें गुणा कर दें तो नियतांक बराबर होगा। अब जहां आपका रो क्या है, रो आपका है विशिष्ट प्रतिरोध, क्या है विशिष्ट प्रतिरोध, या इसी को प्रतिरोधकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता, क्या बोलते हैं प्रतिरोधकता। अच्छा आप रो को बता सकते हैं क्या है, देखिए ये जो हम बनाए ये इस सूत्र से बना, तो यहाँ पर अगर देखिए आप यल और ए को अलग कर देंगे तो रो बराबर का क्या है, आपका जो रो बराबर क्या है, देखिए आप ऊपर से छोड़ दीजिए क्या बचेगा यम अपान एन ई स्क्वायर, ए छोड़ दिए तब क्या होगा एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। तो आपका विशिष्ट प्रतिरोधकता यही होता है। अब विशिष्ट प्रतिरोधकता मान क्या होता है, देखिए एम एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। समझ आएगा। देखिए ये काम क्या था, प्रतिरोध था, प्रतिरोध में कुछ निर्भरता है। तो अब आपका ये प्रतिरोध की निर्भरता खत्म हो गया, एक चीज प्रतिरोध और निर्भरता। देखिए आपका यहाँ पे क्या है, चालक के अनुपाती है क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, अगर हम इसमें कुछ परिवर्तन करें, क्या करें परिवर्तन, जैसे हमारे पास एक चालक, हमारे पास क्या है एक चालक, उस चालक में हम कुछ परिवर्तन करें तो क्या प्रतिरोध बदलता है, हाँ प्रतिरोध बदलता है। क्यों, क्योंकि आपका जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई और चालक के क्षेत्रफल क्या करता है निर्भर। तो देखिए ध्यान से आप एक चीज और समझ लीजिए, प्रतिरोध की जो निर्भरता है इसी में आपको एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको समझ लीजिए कि अगर आप चालक की लंबाई को बढ़ा, यानी चालक एक तार है उस तार को खींच दें और बढ़ गया, तो अगर चालक की लंबाई आप बढ़ा दी तो प्रतिरोध का मान बदलेगा। अब कितना बदलेगा ये जान, तो देखिए जैसे आपके पास क्या था एक चालक, इस चालक की लंबाई कितना थी और इसका प्रतिरोध था R1, कितना था R। अब देखिए जब आपने इसे खींच दिया, इसे क्या किया आपने इसे खींच कर लंबा कर दिया, तो आपका ये आपका मान लीजिए L1 था, क्या था जब आपने इसे खींच दिया तो ये आपका क्या हो गया, अब ये L2, इसकी लंबाई क्या हो गई L2। तो अगर लंबाई बदल गई तो इसका क्षेत्रफल बदल जाएगी, हो जाएगा R2। क्या हो जाएगा, ये L1 था, इसको जब हम क्या किए L1 को खींच कर L2 कर दिए, तो देखिए इसकी लंबाई क्या हो गई बढ़ गई, तो जो प्रतिरोध R1 था वो कुछ ना कुछ बदल जाएगा, क्या हो जाएगा R2। तो अगर यदि हम क्या किए हैं, यदि अगर तार को खींचकर पहले तार का n गुना कर, कितना गुना कर दें n गुना, यानी जो L2 आपका है वो हो जाए n L1, यानी कि जो आपका खींचने पर तार है वो पहले तार का n गुना, कितना हो गया n गुना, तब प्रतिरोध कितना होगा, तो देखिए जो प्रतिरोध होगा आपका, जो प्रतिरोध R होगा, तो आपका जो R2 होगा ये बराबर होगा n स्क्वायर R1, किसके होगा n स्क्वायर R1 के। यानी अब इसको एक फार्मूला याद रख लीजिए, आपको डिराइव करने की आवश्यकता नहीं है कि अगर किसी तार को
जो तार पहले L था उसको खींचकर हम क्या करते हैं, उसका n गुना करते हैं। कितना करते हैं, n गुना करते हैं। तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो पहले प्रतिरोध आपका R1 था, जो R2 होगा, R2 क्या होगा, n स्क्वायर इंटू R1, यानी पहले प्रतिरोध का n स्क्वायर गुना हो जाएगा, यानी वर्ग के देखिए n के क्या हो जाएगा, वर्ग के गुना हो जाएगा, फिर से बोल सकते हैं स्क्वायर गुना हो जाएगा, n का क्या गुना होगा, स्क्वायर गुना। ये क्या हुआ, जब आप प्रतिरोध के आगे खींचकर लंबा करें, ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन एक और बनता है, देखिए जब आप खींच कर इसकी क्या करें, ये लंबाई के लिए, किसके लिए था, लंबाई के लिए। दूसरा आपका है खींच कर त्रिज्या के लिए, किसके लिए, त्रिज्या के लिए। अगर आप त्रिज्या के लिए देखना चाहें, किसके लिए, त्रिज्या के लिए, तो देखिए अगर मान लीजिए पहले क्या था, एक चालक है, इस चालक का जो त्रिज्या था पहले R1 था, फिर इसको जब हम खींच गए, इसकी त्रिज्या कुछ आप बताइए, खींचेंगे क्या होगा, त्रिज्या घटेगी बढ़ेगी, त्रिज्या घट जाती है, खींचेंगे इसकी त्रिज्या क्या होगी, घट जाएगी। देखिए अब इसकी त्रिज्या घट गई थी, मान लीजिए कितना हो गया, R2, कितना हो गया, R2, तो लिख दे रहे हैं R2। तो देखिए जो R2 है, अगर R2 आपका हो जाए R1 का 1/n गुना, कितना हो जाए, R1 का 1/n गुना, यानी जो R2 त्रिज्या है R1 का 1/n गुना हो जाए, तो प्रतिरोध कितना बनेगा, तो प्रतिरोध कितना बनेगा, जो आपका प्रतिरोध होगा, देखिए इसका अगर प्रतिरोध आपका था क्या, R1, इसका था R2, तो जो आपका R2 होता है वो हो जाता है n की पावर 4 R1, यानी जब त्रिज्या गुना कर दिया जाता है 1/n गुना कर दिया जाता है, तो प्रतिरोध कितना बढ़ जाता है, प्रतिरोध n की घात 4 गुना बढ़ जाता है, कितना हो जाता है, n की घात 4 गुना बढ़ जाता है। बस आप इसको सिंपल सा फार्मूला है, इस फार्मूला को याद कर लीजिए, आपको सवाल में आएगा तो आप फार्मूला क्या सॉल्व कर ये सही, इसको नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। हमने प्रतिरोध पूरा कंप्लीट कर लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। क्या पढ़ेंगे, प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों को जोड़ा कैसे जाता है, जैसे हमारे पास एक से अधिक प्रतिरोध है, तो उनको कैसे हम जोड़ते हैं, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन। क्या पढ़ने वाले हैं, प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है यह दो प्रकार का, ये कितने प्रकार से होता है, यह दो प्रकार का होता है। अब दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, देखिए पहला होता है क्या, होता क्या, जैसे प्रतिरोध, मान लीजिए आपके पास 2-3 प्रतिरोध है या 4 प्रतिरोध है, तब इस श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते, पहले श्रेणी क्रम जोड़ते कैसे, तो आप नहीं बता पाए। ट्रेन देखिए, ट्रेन देखिए नहीं, देखो उसमें एक इंजन होता है, उसके पीछे एक डब्बा, फिर उसके पीछे एक डब्बा, फिर एक डब्बा, ऐसे लगे होते हैं, डब्बा के पीछे डब्बा, डब्बा के पीछे डब्बा, कहानी बनेगी क्या, चलो डब्बा के पीछे डब्बा मतलब लगा होता है। तो ये बताओ एक लाइन में सीधे लगे होते नहीं, एक ही लाइन में लगा होता है, तो जब एक ही क्रम में लगे थे उसको क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम। यानी यहाँ बात हम प्रतिरोध की कर रहे हैं, प्रतिरोध में क्या होगा, एक प्रतिरोध दूसरे प्रतिरोध से पीछे लगा होगा, उसके पीछे एक और लगा, उसके पीछे एक और लगा, मतलब एक ही तार में जब सब प्रतिरोध लगे होते हैं तो होता है श्रेणी, वो क्या होता है, श्रेणी। देखो कैसे, देखो एक श्रेणी, एक प्रतिरोध इधर है यहाँ पर, दूसरा प्रतिरोध यहाँ पर, तीसरा प्रतिरोध यहाँ पर। अच्छा बताओ ये एक के क्रम में लगे कि नहीं, एक के क्रम मतलब इसके पीछे ये, इसके पीछे ये। देखो इसको आपको एग्जांपल से समझाया है, अब आप ऐसे समझो, देखो इसको जब लिखोगे आप क्या लिखोगे, जब प्रतिरोध, देखो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, फिर दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले से जुड़ा ही नहीं, यानी जब प्रतिरोध ऐसे समझो श्रेणी क्रम कह दे तो सभी क्या होंगे, सभी प्रतिरोध कहाँ जुड़ेंगे, सभी प्रतिरोध एक ही तार में, एक ही तार में लगे होंगे, कहाँ लगे होंगे, एक ही तार। अगर एक ही तार में सभी प्रतिरोध लगे हैं तो आपका क्या होगा, श्रेणी प्रतिरोध को, अब इसको लिखते हैं कि R1 है आपका, ये R2 है और ये R3, इसको V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, K वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया V वोल्ट। जब इसको V वोल्ट की बैटरी जोड़ते हैं इसमें धारा I प्रवाहित होती है, कौन सी धारा प्रवाहित होती है, I। तो देखो इस प्रतिरोध का कुछ न कुछ विभवांतर है, इसको V1 ले लेते हैं, इस प्रतिरोध में कुछ न कुछ विभवांतर इसको V2 ले लेते हैं, और इस प्रतिरोध में कुछ न कुछ विभवांतर इसको V3 ले लेते हैं। ठीक है, ये अलग अलग प्रतिरोध है, इनके विभवांतर अलग। एक चीज आप नोट कर लो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या आप इस चीज को याद रखोगे, ये नोट आप कर लो, इसको नोट में लिख लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
अगर ये आपको पता है तो आपका क्वेश्चन आधा ऐसे सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या कि श्रेणी क्रम, किसमें श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में जो धारा सभी प्रतिरोधों में समान होती है। कैसी होती है? समान होती है। ये बताओ आप, देखो एक तार में धारा जारी आई, अब बताओ वही धारा इस प्रतिरोध में गई, इस प्रतिरोध में गई और इस प्रतिरोध में गई, यानी तीनों प्रतिरोध में एक धारा गई। तो जहां जो धारा यहाँ पे वही धारा यहाँ पे, तो धारा कौन क्या होगा? समान होगा नहीं। तो आप याद रखो कि धारा जो होता है सभी प्रतिरोधों में समान होता है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। दूसरा याद रखो कि विभवांतर। अच्छा, आप विभवांतर अपने से बता सकते हो? देखो बता सकते हो, बस अगर आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करो। अच्छा तो कॉमन सेंस में क्या ऐड करोगे? ये बताओ, आप पढ़े हो V बराबर आई आर। अब ये बताओ, देखो धारा का मान आपका कांस्टेंट, धारा मान क्या है? कांस्टेंट। अब प्रतिरोध आपको बदल रहा है, ये तो प्रतिरोध बदल रहा है तो विभवांतर बदलेगा ना। पर ये तो स्थिर है, चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको प्रतिरोध क्या है? बदल रहा है, क्योंकि देखो R1 लिखे हैं, R2 लिखे हैं, R3 मतलब प्रतिरोध मान कुछ भी हो सकता है, तो विभवांतर आपका बदल जाएगा। याद रखो आपका श्रेणी क्रम में जो विभवांतर होता है वो अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। ठीक, चलिए ये आपका हो गया। अब देखो इसको जोड़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इसको जोड़ना। देखो सबसे पहले क्या करो, अच्छा बताओ इसका विभवांतर जो V1 आप निकाल सकते हो? देखो अगर आप निकालोगे क्या V1, तो पहले आप लोग ओम का नियम याद है? भूल गए? अभी पिछले बताया था ओम का नियम क्या था? V बराबर आई, यही था ना? ओम का नियम क्या था? V बराबर आई है। तो अब बताओ यहाँ से अगर आप V1 मान निकालोगे तो क्या होगा? आप अगर V1 का मान निकालोगे क्या होगा? आई R1 होगा नहीं, क्योंकि धारा इसमें आई जा रही है, इसका प्रतिरोध क्या है? R1, तो V1 क्या होगा? आई R1। ये समझ आपका पहला। फिर अगर आप V2 निकालोगे तो क्या होगा? अगर V2 निकालोगे तो क्या होगा? आई R2। ये समझ बना लो दूसरा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें धारा आपका आई जा रही है, यहाँ प्रतिरोध R2, और इसी प्रकार अगर V3 निकालोगे क्या आएगा? V3 निकालोगे जाएगा आई R3। ये समीकरण। अब ध्यान दीजिए, ये तीनों जो विभवांतर है, ये तीनों विभवांतर कहाँ से मिल रहे हैं? बैटरी से। कहाँ से मिल रहे हैं? बैटरी से। यानी ये तीनों विभवांतर है किससे प्राप्त हुए? बैटरी से। यानी बैटरी द्वारा दिया हुआ कुल विभवांतर होगा, आप ऐसे यहाँ लिखो क्या? बैटरी द्वारा दिया गया कुल विभवांतर आपका जो V होगा ये बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। यानी इन तीनों विभवांतर का आप जोड़ोगे, इन तीनों विभवांतर जोड़ोगे तो इसके विभवांतर के बराबर हो। तो अब लिख सकते हो V1 प्लस V2 प्लस V3। चलिए अब यहाँ से तीनों समीकरण में से आपको भीख मान उठे, यहाँ रख दीजिए। तो क्या करेंगे आप? देखिए इसको समीकरण 4 बना देते हैं, तो आप क्या लिखोगे? V1 V2 तथा V3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, अगर आप मान रख दो क्या आएगा? देखो V बराबर आपका आएगा आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3। समझ आया ना? देखो V1 का स्थान क्या था? आई R1 था, V2 का मान आई R2 और V3 का मान आई R3, तो V के साथ हम इसका मान। अच्छा तो इसमें कुछ कॉमन, तो क्या होगा? V बराबर, अगर इनमें आई कॉमन, देखो यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी, आई कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, ये बचेगा। अब देखो ये अगर आई को आप इधर पछाड़ देगा तो क्या हो जाएगा? V बटे आई बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब बताओ ओम में यहाँ देखिए V क्या आई है, अगर आप आई की तरफ पछाड़ कर दोगे क्या होगा? V बटे आई होगा। देखो यहाँ से अगर आप V बटे आई करोगे तो क्या होगा? R आएगा नहीं, यानी V बटे आई को लिख सकते हो R, तो आपका क्या हो जाएगा? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही आपका क्या होता है? श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। क्या होता है? श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। यानी जब
आप श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो उन प्रतिरोधों का जो आपका योग होता है वही श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध के बराबर होता है। यानी इन तीनों प्रतिरोधों का तुल्य जो होता है वो आर वो इन तीनों के योग के बराबर। ये आपको क्या था श्रेणी क्रम में संयोजन। समझ में आ गया? चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम बढ़ते हैं समांतर क्रम की ओर। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं क्या, समांतर क्रम संयोजन। देखिए अब हम पहला देख चुके श्रेणी क्रम, हम देखेंगे दूसरा क्या, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम में किस प्रकार जोड़ते हैं? तो देखिए समांतर क्रम में क्या होता है, सभी प्रतिरोध जो होते हैं उन सभी प्रतिरोधों का एक सिरा किसी एक बिंदु पर और उन्हीं सभी प्रतिरोधों का जो दूसरा सिरा होता है किसी दूसरे बिंदु पर। यानी अगर आपके पास जितने प्रतिरोध हैं उन सभी का एक सिरा एक बिंदु पर, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु, इस तरीके से होता है। देखो होता कैसे, देखो आपके पास यहाँ पर तीन प्रतिरोध है, कितने प्रतिरोध है, तीन प्रतिरोध। अब ये तीनों प्रतिरोध आपस में जुड़े हुए, यहाँ पर कितने प्रतिरोध हैं, तीन प्रतिरोध। कौन कौन से, देखिए ये आपका है R1, ये क्या है आपका R2 और ये क्या है R3। ये तीन प्रतिरोध हैं जो समांतर क्रम में लिखे हैं। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों प्रतिरोधों का देखिए एक सिरा कहाँ है, एक बिंदु पर, इस बिंदु का मान लीजिए नाम है ए बिंदु पर है, और इन्हीं सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा कहाँ है, बिंदु बी। तो ध्यान से देखिए इन सभी प्रतिरोधों का जो एक सिरा एक ही बिंदु पर है और दूसरा सिरा भी क्या है, एक ही बिंदु पर है, यानी इन कितने भी प्रतिरोध हैं उनका अगर सभी सिरा एक ही बिंदु पर जुड़ा हो तो होते हैं समांतर, इसमें समांतर। अब ये R1 R2 R3 तीन जो प्रतिरोध थे जिनको हम लगा दिए, और उसके बाद इसको भी वोल्ट की बैटरी से क्या करते हैं, संयोजित करते हैं, मतलब जोड़ दी। अब इसको अगर भी वोल्ट, इसको क्या कर दे रहा है, धारा दे रहा है, तो इसमें यहाँ से बैटरी से धारा निकलती है वो निकलती है आई। कौन सी धारा निकलती है, आई। लेकिन अब आप बताइए यहाँ जब ये पहुंचा तो उसको तीन रास्ता, कई रास्ता मिला, तीन रास्ता, तो बताइए कौन में जाएगा, सिर्फ इसमें जाएगा, किसमें जाएगा, किसमें जाएगा, कि तीनों में जाएगा, तो तीनों में जाएगा। ये बताओ आप, सिंपल से बताओ, जब बांध से एक नहर निकलती है बड़ी सी, तो उस नहर से आगे बहुत सारे छोटे छोटे नहरें निकली होती है, उन नहरों छोटे छोटे नाला निकले होते हैं, निकला होता है नहीं, मतलब सभी में पानी जाता है नहीं, मतलब निकल तो एक ही जगह से रहा है, बांध से सिर्फ नहर में आया, लेकिन उस नहर से छोटे छोटे नहरों में, फिर उन छोटे छोटे नहरों से छोटे छोटे नालाओं में गया ना। तो इसी प्रकार देखिए यहाँ से क्या हुआ, एक धारा गई, अब यहाँ पे इसको तीन रास्ते में, तो तीनों रास्ते में जाएगी। तो देखिए ये जो धारा थी वो बट गई, अब इनका हम नाम देते हैं I1 धारा इधर, I2 धारा इधर और I3 धारा, यानी इन सभी में धारा आगे जाएगी। अब देखिए यही तीनों धारा आगे गई फिर मिल गई, यानी ये सभी एक बार पहले क्या हुआ, बटी, आगे चलकर फिर मिल गए, तो यहाँ से जो धारा आएगी क्या आएगी, फिर से आएगी, क्या आएगी, आई। समझ में? चलिए अब इसको आप एकदम समझ गए। यहाँ पर भी जैसे आपने श्रेणी क्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज लिखा था, वैसे यहाँ पर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसको नोट करके आप लिखिएगा। देखिए क्या, अब किसके लिए, ये आपका है समांतर क्रम के लिए, किसके लिए, समांतर क्रम के लिए। समांतर क्रम के लिए आप देखेंगे तो देखिए इसमें क्या होता है, जो आपका धारा होता है, आप बताइए धारा क्या सब में बराबर है, नहीं, तो इसमें धारा क्या होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। धारा कैसे होती है, अलग अलग, जबकि विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर क्या होता है, समान, समान होता है। यानी आप याद रखेंगे कि समांतर क्रम में विभवांतर क्या होता है, समान होता है, धारा अलग। देखिए धारा अलग अलग है, ये आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तीन रास्ते थे, तीनों रास्ता में धाराएं जा रही, ये धारा कुछ भी मान जा सकती है, लेकिन अब आप कहेंगे सर विभवांतर क्यों समान हो गया, तो ध्यान से एक को बिंदु आपका ए, दूसरा बिंदु है बी, इन बिंदुओं के बीच ये भी प्रतिरोध है, ये भी प्रतिरोध है, यानी दो वही बिंदु है, कितने बिंदु, दो, और इन्हीं दो बिंदुओं के से प्रतिरोध है, इसको देखें, इसको देखें, इसको देखें, तीनों प्रतिरोध देखेंगे तो बताइए इनके बीच विभवांतर आप देखेंगे तो दो बिंदु निश्चित बिंदु है ना। अब बिंदु जो विभवांतर होता है आपका वो निश्चित बिंदुओं के बीच एक निश्चित विभवांतर नहीं होता, अलग अलग नहीं होता कि यहाँ से थोड़ा ऊपर देखें तो ये होगा, यहाँ देखें दूसरा हो जाएगा, नहीं। तो याद रखो कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर देखते हैं, इसलिए इसका विभवांतर क्या होगा, तो याद रखोगे आप। ये आपका था नोट जो आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इससे ही आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब इसको हम डिराइव कर देते हैं, तो डिराइव करने के लिए आप बताओ,
ड्राइव करने के लिए आपको वही ओम का नियम लगाना होगा। किसका नियम? ओम का नियम। तो क्या लिखोगे? ओम के नियम से। अगर ओम के नियम से आप देखो तो ये होता, इसमें धारा क्या जाएगी? R1। इस देखो इसमें धारा I1 जा रही है, प्रतिरोध क्या? R। तो इसका विभवांतर क्या होगा? इसका विभवांतर ठीक। आपको पता है इनके बीच के विभवांतर, चलिए लिख लीजिए। इनके बीच के विभवांतर क्या है? भी समान। विभवांतर भी क्या है? समान। तो अच्छा बताओ, अगर विभवांतर समान है और धारा निकालना है तो ये जो धारा मान कितना निकाल सकते, क्योंकि आपको पता है यहाँ से धारा आई जा रही है, लेकिन इस I1 का धारा मान निकालोगे तो क्या है? देखो अगर आप I1 का मान निकालोगे क्या होगा? V/R1 ओम के नियम से, क्योंकि आपको पता है कि I1 क्या होता है? V/R। तो I1 निकालोगे V/R, इसको बना लो समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार अगर आप I2 निकालोगे तो क्या होगा? V/R2, ये आपका समीकरण सेकेंड। इसी प्रकार अगर आप I3 निकालोगे तो क्या हो जाएगा? V/R3, ये समीकरण होगा थर्ड। कौन सा समीकरण हो गया? थर्ड। ये तीनों समझ में। अच्छा तो ये I1 I2 I3 ये तीनों धाराएं को जोड़ दिया जाए तो कितना है धारा? तो आप लिख सकते हैं इस परिपथ का कुल धारा, या आप ऐसे बोल सकते हैं बैटरी द्वारा प्रदान की गई धारा। इस द्वारा बैटरी द्वारा प्रदान की गई जो धारा होगी I, आपका I बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I। देखिए इस बैटरी से जो V वोल्ट की बैटरी है, इससे जो इसमें धारा प्रदान की I और यही तीनों भागों में बांटे तो आप क्या लिख सकते हो? I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख सकते हो ना? लिख सकते हो ना? चलो अब यहाँ से क्या कीजिए, आप I1 I2 I3 के यहाँ उठा मान रख दीजिए। तो मान रखेंगे क्या होगा? I बराबर आपका होगा, देखिए V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, ये मान। अच्छा तो उनमें से कुछ कॉमन है तो देखो आप I बराबर लिख सकते हो, V अगर कॉमन ले लोगे क्या हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये हो जाएगा। अब ये बताओ, देखो यहाँ से हम कहेंगे V कॉमन लेंगे, सभी V कॉमन तो 1/R1 R2 R3 हो गया। अब ये बताओ आप लोग, अगर ये आपका V वोल्ट की बैटरी, ये धारा, तो इसका कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो आप लिख सकते हो I बराबर आप लिख सकते हो क्या? V/R। क्या लिख सकते हो? I बराबर V/R। I बराबर V/R लिख सकते हो नहीं? ये V कौन सा है आपका? बैटरी द्वारा दिया गया, और ये R क्या है? इसका पूरा प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध इसका। तो R, तो इसी से अगर आप मान लो, देखो इसी I के स्थान पर जो यहाँ पर I है, इसके स्थान पर आप V/R लिख सकते हो। तो अगर V/R रख दोगे क्या आएगा? देखो आपका यहाँ हो जाएगा V/R बराबर V कोष्टक में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो देखो यहाँ से आपका V से V कट जाता है तो बचता है 1/R स्क्वायर टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही आपका क्या है? यही आपका है समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। ये क्या है? समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। समझ में आ गया आपको? ये कहाँ से आया? चलिए ये से आया, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद इस समांतर क्रम संयोजन में जो आपका ये धारा देखिए है, इस पर जो सवाल होते हैं उनमें कुछ सवाल में कुछ कॉमन चीजें होती हैं। उन पर सवाल लगाने के लिए आपको कुछ बेसिक पॉइंट अगर पता है तो आपको सवाल देख कर आंसर होता है। अगर आपको पता है तो आप सवाल को देख कर आंसर कर सकते। देखो अब क्या बात है, कुछ विशेष स्थितियां, इसके अंदर आप एक चीज पढ़ लो, इसमें क्या विशेष स्थिति, विशेष स्थिति। देखिए विशेष स्थिति क्या हो? विशेष स्थिति क्या हो? यदि देखो विशेष स्थिति क्या है? यदि समान प्रतिरोध के n तो यदि समान प्रतिरोध, ऐसे लिखो आप, यदि समान n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े, कैसे जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हों तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है, तुल्य प्रतिरोध, वो आपका देखो तुल्य प्रतिरोध जो होता है वो R बराबर होता है R/, ये R इक्वलेंट। देखिए ये क्या होता है आपका, अगर आपने समान यानी n समान प्रतिरोध जोड़ा है,
कितने प्रतिरोध जोड़ा है, n समान, मतलब सभी के मान बराबर, जैसे R1 R2 R3 सभी के मान क्या हो, बराबर। अगर इतने समान प्रतिरोध हमने जोड़ा है और समांतर क्रम में, किस क्रम में, समांतर क्रम में, तो उसका जो R इक्विवेलेंट था, R बटा यहाँ। अगर आप जानना चाहते हो कहाँ से आया, तो देखिए एकदम सिंपल समझ लीजिए। देखिए अगर आपके पास मान लीजिए n का मतलब कुछ ही मान सकते हैं आप, एग्जाम्पल में चलो ये नहीं मान, तो 1/r बराबर, अब R1 R2 R3 सब बराबर, सब क्या है, बराबर, हमारे पास सेम प्रतिरोध है, तो क्या होगा, देखो 1/r इक्वल निकल रही है प्लस 1/r प्लस 1/r, ऐसे करते करते कहाँ है, n प्रतिरोध जुड़े हैं, कितने प्रतिरोध जुड़े हैं। अच्छा बताओ इन सभी का लक्ष्य क्या है, आर है, अगर लक्ष्य क्या है, r, और ऊपर संख्या कितनी है, तो सबको जोड़ोगे क्या है, n है, तो इसको आप लिख सकते हो n/r, क्या लिख सकते हो, n/r। तो अब ध्यान देखो 1/r का मान कितना है, n/r, और अगर आप इसको पलट दोगे r क्या हो जाएगा, तो ये पलट जाएगा r/n, वही यहाँ पर, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आपका ये प्रतिरोधों का संयोजन खत्म हो गया। अब इसको हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कार्बन प्रतिरोध, क्या देखेंगे, कार्बन प्रतिरोध। देखिए कार्बन प्रतिरोध क्या, कार्बन प्रतिरोध, अब कार्बन प्रतिरोध पढ़ने के लिए आप लोग बताइए, आपके घरों में जो छोटे छोटे गैजेट्स होते हैं, गैजेट्स मतलब जो आपको देखे होंगे कुछ बाजा वजा सीडी उडी होती है, तो उसमें आप देखे होंगे उसमें छोटे छोटे ना, समझ में आपको देखिए यहाँ दिख रहा है, इस प्रकार के आपने देखा है, देखा ही नहीं, कभी ना कभी तो देखा ही होगा। अब देखो ये क्या, इसमें देखो रंग बिरंगे लगे होते हैं, तो आप उसको जब देखे तो अच्छा बताओ यहाँ से क्या अर्थ होते थे, आपको लग रहा होगा कि फैशन में लगा देते हैं, जैसे लाल पीले हरे कुछ भी लगा देते हैं, इसे रंग बिरंगा, पर ऐसा नहीं, उसका जो रंग होता है वो विशेष कार्य करता है, मतलब उसका रंग देने का एक कारण होता है। अब उसका कारण क्या कारण है वो ही आपको समझना है, तो आपका ऐसे में फालतू में या फिर फैशन में नहीं लगा, उसका जो रंग लगाया जाता है उसका भी एक पैमाना होता है, तो जब पढ़ो कार्बन प्रतिरोध, तो कार्बन प्रतिरोध में क्या होता है, ये आपको कुछ इस प्रकार समझना, देखो आप, अब इसमें देखो कुछ इस तरह की पट्टियां, देखिए इसमें कम से कम 4 पट्टी होती है, कितनी पट्टी होती है, 4 पट्टी। अब देखो कितनी पट्टियां बनाए, 4 पट्टी, आपका ये पट्टी ए बी सी डी, कितनी पट्टियां, 4, यहाँ कितनी पट्टियां, 4 पट्टी, ए बी सी डी। अब इन चारों पट्टियों को कुछ मतलब होता है, देखिए ये आपकी जो पट्टियां होती है विशेष कलर की होती हैं, जैसे आपकी एक किसी और कलर की होगी, देखिए इसमें कितने 4 पट्टियां हैं, ए बी सी डी। अब ये जो पट्टियां होती है विशेष कार्य करती है, इनका विशेष रंग जो रखा जाता है, देखिए इनका कुछ ना कुछ विशेष रंग होता है। अब जो विशेष रंग है उसका रंग क्या क्या होता है, देखो जो आपका ए और बी, ये दोनों दोनों क्या करते हैं, दोनों प्रतिरोध के सार्थक सार्थक अंक को बताते हैं, किसको बताते हैं, सार्थक अंक को बताते हैं। उसके बाद आपका जो सी है, यह गुणांक, किसको बताता है, गुणांक, या 10 की घात में होता है, 10 की घात यह अब यह संख्या है आपका, अब कौन संख्या होगी वो आप अभी देखे होगा, गुणांक को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, गुणांक। और आपका जो डी है लास्ट वाला, देखिए यह प्रतिरोध की क्षमता को दर्शाता है, इसको दर्शाता है क्षमता। तो देखिए ये जो चारों हैं आपके ए बी सी डी, इनका एक विशेष कार्य होता है। तो अब आप समझ जाओगे कि जो ये रंग बिरंगे लगे होते हैं इनका कुछ ना कुछ मतलब होता है, कि ये इस रंग का लगा है इसका मतलब क्या है। और एक बात और आप लोग जान लो कि जो इस प्रकार की संरचना आपको दिखती है, एक चलो कुछ प्रतिरोध होते हैं, क्या होता है, प्रतिरोध।
जो उसके अंदर के जो गैजेट्स हैं उसका जो भी डिजिटल परिपथ है उसको संतुलित करने के लिए ये लगाए जाते हैं। तो देखिए अब ये होते कौन कौन से हैं उसको हम समझ लेते हैं। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, देखो यहाँ लिखोगे रंग और यहाँ लिखोगे सार्थक अंक, सार्थक अंक और यहाँ लिखोगे गुणा, क्या लिखोगे गुणा। तो अब आपको ये तीनों लिखना है, तो क्या क्या लिखना है, रंग, सार्थक अंक और गुणा। तो देखो रंग आपका शुरू होता है काला से, तो देखिए काला क्या होता है, इंग्लिश होता है ब्लैक। पहले हम इंग्लिश में बोल रहे हैं कि हिंदी में बोल रहे हैं। देखिए ब्लैक, फिर होता है ब्लू, फिर होता है आपका रेड, फिर आपका होता है ऑरेंज, ऑरेंज, फिर होता है येलो, फिर होता है आपका ग्रीन, फिर आपका आता है, अच्छा यहाँ पे आपका ब्राउन, कैसा होता है ब्राउन, ये आपका ब्लू होता है। उसके बाद आपका आता है वायलेट, वायलेट, ग्रे, फिर आपका आता है व्हाइट। तो देखिए कितने रंग होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 10। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 रंग होते हैं। ये 10 रंग होते हैं जो इस कोड में लगे होते हैं, जो आपने देखा भी। अब इसके देखिए ये ब्राउन है, ब्राउन को लिखते हैं भूरा, क्या लिखते हैं, रेड को लिखते हैं लाल, ऑरेंज को लिखते हैं आप जानते हो नारंगी, और येलो क्या होता है पीला, ग्रीन क्या होता है हरा, और ब्लू क्या होता है आपका नीला, वायलेट क्या होता है आपका बैगनी, ग्रे कौन सा होता है स्लेटी, और आपको व्हाइट क्या होता है सफेद। यानी ये रंग लगे होते हैं। अब इनका साथ रंग जो काला होता है आपका 0, ब्राउन का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इनके लिए सार्थक अंक होते हैं। यानी अगर ब्लैक होगा तो उनका सार्थक अंक क्या होगा 0, अगर ब्राउन होगा तो सार्थक अंक 1, रेड होगा तो 2, ऑरेंज होगा 3, येलो होगा 4, ग्रीन होगा 5, इस तरीके से होता है। अब इसका गुणांक क्या होता है, देखिए अगर ब्लैक है तो ये 10 की घात 0 होता है और 10 की घात 1, ठीक है, जो सार्थक होता है वो 10 की घात हो जाता है, 10 की घात 2 3, 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 6, 10 की घात 7, 10 की घात 8 और 10 की घात 9। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। तो ये आपके होते हैं, देखिए रंग, सार्थक अंक, गुणा। अब प्रतिरोध को लिखा कैसे जाता है, अब आप एकदम अच्छे समझ जाए। देखिए ये आपको याद करना है। अच्छा इसको आप याद कैसे रखोगे, इसको याद रखने में एक छोटा सा ट्रिक होता है, ट्रिक आपको यहाँ बता दिया। देखिए इसका क्या ट्रिक होता है, आप इसे याद कैसे रखोगे, तो ट्रिक इसका होता है, देखिए बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइन। इसका देखिए फॉर्मूला क्या है, देखिए सबसे पहले क्या होगा बी, बी से ब्लैक हो गया, फिर बी है, बी से ब्राउन हो गया, रॉय, रॉय में आपका क्या होगा आर से होगा रेड, ऑरेंज, येलो, फिर देखिए ग्रेट, ग्रेट से आपका ग्रीन हो गया, ब्रिटेन, ब्रिटेन से आपका ब्लू हो गया, है देखिए यहाँ पर है स्मॉल लिखे, बाकी हम कैपिटल लिखे हैं, बाकी सब क्या लिखे हैं कैपिटल लिखे हैं, है स्मॉल लिखे है का कोई नहीं। फिर आपका वेरी, वेरी से हो गया आपका वायलेट, फिर गुड, गुड से हो गया ग्रे, और फिर वाइट से हो गया व्हाइट। यानी ये इसका ट्रिक होता है कि आप कार्बन क्लोराइड के जो ये आपके 10 रंग हैं इनको याद कैसे रखोगे, सूत्र सिंपल ट्रिक होता है, बीबी रॉयल ग्रेट ब्रिटेन है वेरी गुड व्हाइट।
तो आप इसको रखते हैं याद उसको बच्चे काफी अच्छा याद हो जाएगा। हाँ, आपका सब कुछ आ जा रहा है, नाम गाँव पता और चीजें। तो देखिए दोनों प्रतिरोध के साथ अगर अब जैसे यहाँ पर कुछ एबीसीडी है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक यहाँ पे क्या है प्रतिरोध लगा है। चलिए इसको बनाइए, पूरा पूरा फील आएगा ना, बन जाएगा तो आपको। देखिए इस बार होते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं, कोड बना। देखिए 4 रंग है, इसमें से आपका इसको लेते हैं नारंगी, ये आपका नारंगी, ये आपका है, ये आपका ब्राउन, पीला, ये आपका हरा, और ये जो चौथा है ये आपका है सिल्वर। आपको सिल्वर कहाँ से आएगा, सब रखिए, सब एक ही चीज आएगा। देखो यहाँ पर आपका क्या है नारंगी, तो अब ये बताओ नारंगी रंग के लिए सार्थक अंक क्या हो। अब उसके लिए आपको एक चीज यहाँ ध्यान देना है। देखो सबसे पहला ए होता है, फिर बी होता है, फिर सी होता है, फिर डी। तो आपको जो ए और बी है दोनों के प्रतिरोध का सार्थक अंक देखना है। सार्थक अंक क्या देखना है, सार्थक। तो ए आपका ए का क्या देखना है, सार्थक अंक देखना है, तो गुणांक में देखना है, आपको सार्थक अंक देखना है। अब एक स्थान पर देखिए क्या है, एक पहले स्थान पर नारंगी, तो नारंगी कहाँ है, यहाँ नारंगी का आपका कितना है सार्थक अंक 3। तो आप इसका जो प्रतिरोध लिखोगे आर, वो कितना हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा 3। फिर इसके बाद देखिए दूसरा आपका है पीला। अब आपको पता है बी वाला भी क्या है आपका सार्थक अंक होता है, तो पीला आप देखो कहाँ है, यहाँ, इसका सार्थक अंक कितना है 4। तो क्या लिखोगे 4। फिर उसके बाद है गुणांक, यानी देखो सी आपका क्या होता है, यह गुणांक। सी क्या है, यह गुणांक होता है 10 की घात यन को दर्शाता है। अब यहाँ पे यन है, ये आपको बताएगा कौन, ये रंग, ये रंग बताएगा कि 10 की घात में यन क्या है। तो देखो आपका यहाँ पर सी के स्थान पे क्या है, हरा। अब हरा देखो किधर, हरा आपका है, यानी इसका ये सार्थक नहीं दिखा आपको, गुणांक 10 की घात 5, यानी यहाँ पर आपको क्या होगा इंटू 10 की घात 5। तो देखो नारंगी का 3 होता है, पीला का 4, हरा का 5 होता है, लेकिन 10 की घात में लिखा क्योंकि सी पर आया, कहाँ पर आया सी। फिर देखो आपका चौथा आपका क्या है सिल्वर। तो तीन दो रंग और आपको याद रखने पड़ेंगे। देखिए ये दोनों रंगों को याद रख लेंगे, कौन कौन, एक आपका है गोल्ड, दूसरा है सिल्वर, और एक है रंगीन। जो आपका गोल्ड होता है यह प्लस माइनस 5% क्षमता दर्शाता है, आपका सिल्वर प्लस माइनस 10%, और आपका रंगहीन जो होता है वो प्लस माइनस 20%। कितना, प्लस माइनस 20%। तो अब ये बताओ आप यहाँ पर जो आपका डी वाला पट्टी हो गई सिल्वर, सिल्वर मतलब इसकी जो क्षमता होगी कितना होगी, प्लस माइनस 10%। यही आपका होगा प्रतिरोध, यही क्या होगा आपका प्रतिरोध। यानी अगर आपको 1 करोड़ दे दिया जाए तो एकदम सरल होता है, आपको इन चारों रंगों को देखना है, इन चारों का अंक लिखना है, सार्थक अंक लिखना है, और उसका फिर गुणांक लिखकर प्रतिशत लिखना है, बस इसी पर कम से कम आपको 2 नंबर। तो आपका 2 नंबर इस टॉपिक से तो क्लियर है, इससे आपका 2 मार्क्स। तो मार्क्स इससे क्लियर है। अगर इस टॉपिक क्वेश्चन बना तो आपका 2 नंबर क्लियर होना चाहिए। बस आपको याद रखना है, इसका भी सिंपल ट्रिक है, क्या बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन है वेरी गुड वाइफ, इससे आप इसको याद रख सकते हो, और जैसे इसकी याद रहेगा उसी से आपको 4 रख लेगा, 4 नंबर लग गया, इसलिए ये आपका खत्म हो गया। चलिए इसको नोट कीजिए। हम पढ़ लेते हैं ऊर्जा और शक्ति, और ये चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त हो जाएगा। हम पढ़ लेते हैं उष्मा यानी ऊर्जा। तो देखिए हमको पढ़ना क्या है, विद्युत ऊर्जा। क्या पढ़ना है, विद्युत ऊर्जा। देखिए विद्युत ऊर्जा होता है जब किसी चालक तार में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके पास क्या है, एक चालक तार, जब किसी चालक तार में बैटरी भी वोल्ट की लगाई जाती है, तो ये भी वोल्ट की बैटरी क्या करती है, इसमें आई धारा प्रवाहित करती है। क्या प्रवाहित करती है, आई धारा, और इसके बीच के क्या होगा विभवांतर। तो देखिए इस चालक धारा आई प्रवाहित हो रही है चालक, तो जब धारा इसमें आई प्रवाहित होती है तो इसमें धारा को प्रवाहित करने में ये तार क्या होता है, गर्म, तार क्या होता है गर्म। तो
अब ये बैटरी द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है वो यहाँ पर उसमें ऊर्जा मिल जाती है, किसमें जाती है, उसमें ऊर्जा। तो जो उसमें ऊर्जा मिलती है इसी को बोलते हैं विद्युत ऊर्जा या जूल का उसमें ऊर्जा। क्या बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा या जूल का उसमें ऊर्जा। अब जो विद्युत ऊर्जा या जूल का उसमें ऊर्जा होता है क्या होता है, देखो बैटरी द्वारा दिया है, किस द्वारा दिया है, बैटरी द्वारा। आप वो लिख सकते हो बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा ऊर्जा उष्मा में बदल जाती है। इसे देखो, इसे क्या कहते हैं, ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। तथा इस ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसे ऊष्मीय ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा कहते हैं। जैसे यहाँ पर V वोल्ट की बैटरी जब लगाया गया इसमें, देखिए इसमें लगाया जाता है, इसमें क्या हो, ऊष्मीय ऊर्जा। तो आप ये बताओ जो किया गया क्या होता है, आपने पढ़ा है जो किया गया कार्य होता है यानी W, आपका ये बराबर होता है V इंटू क्यू, किसके, V इंटू क्यू। अब आपको क्यू कहाँ से आ गया, देखो आप मान लो एक छोटे से समय कुछ समय के लिए यहाँ पर ऐसे समझो, यहाँ से एक छोटा सा आवेश डी क्यू, क्या, डी क्यू को इस बैटरी द्वारा प्रवाहित करने में जो किया गया कार्य, बैटरी द्वारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य, तो वो क्या होगा, डी डब्ल्यू। तो देखिए डी डब्ल्यू बराबर हुआ किसके, वी इंटू डी क्यू, किसके, वी इंटू डी। यानी एक छोटे से आवेश को प्रवाहित करने में बैटरी द्वारा जो वी वोल्ट से बैटरी है इसे प्रवाहित करने में जो किया गया कार्य होती है। अब यहाँ पर आपको पता है कि क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर आपको पता है होता है आई अपान, आप ये पढ़े हो नहीं, आई बराबर क्यू अपान टी, ये पढ़े हो ना। तो देखो आपकी स्माइल लिखो ना तो कंफ्यूज हो, बड़ा है छोटा है। आई बराबर क्या पढ़ा, क्यू अपान टी। तो यहाँ से अगर क्यू मान निकालो क्या हो जाएगा, आई टी हो जाएगा। क्यू क्या हो जाएगा, आई टी। ठीक है, तो यहाँ से क्यू मान निकाल सकते हैं आप। तो देखो ये छोटे से आवेश के लिए निकाल लो। अब यहाँ पर जब धारा, आपको क्या पढ़ करोगे, धारा, आई धारा पढ़ करोगे, तो अगर छोटे से आवेश को प्रवाहित करने में इतना कार्य करना पड़ रहा है तो आपको कुल ऊर्जा जो होगा यानी डब्ल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू के सामने तो क्या हो जाएगा, आई टी। तो किया गया कार्य क्या होता है, किया गया कार्य होता है वी आई, क्या होता है, वी आई टी। समझ आया आपको, क्या होता है किया गया कार्य। देखिए छोटा सा आवेश को प्रवाहित करने में छोटा कार्य करना पड़ा, लेकिन इस आवेश को हम पूरी धारा पर रख देंगे तो क्या होगा, वी रट डब्ल्यू क्या होगा, वी इंटू क्यू। तो क्या है, वी और क्यू मान गया आई टी, तो डब्ल्यू क्या होगा, वी आई टी। ये कार्य होता है। इसको आप चाहे तो मान बदल सकते हो, जैसे आपको पता है कि जो आपका भी बराबर होता है आई आर, ओम के नियम से, किसके नियम से, ओम के नियम। तो तब भी के साथ आई आर सकते हो, तब आपका कार्य क्या हो जाएगा, कार्य क्या हो जाएगा, देखिए भी के सामने तो आई आर और आई की पहले से तो ये क्या हो जाएगा, एक आई यहाँ पर एक आई यहाँ बुरा हो जाएगा आई स्क्वायर आर। ये भी आपका क्या है, कार्य का सूत्र है। ये क्या है, कार्य का सूत्र। तो है अब इसमें और कुछ आप बदल सकते हो, ध्यान दो आपको पता है कि आई बराबर क्या होता है, भी बटे आर। आई बराबर क्या होता है, भी बटे आर। अगर आप आई के स्थान पे रख दो भी बटे आर तो क्या हो जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर भी स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आई के स्क्वायर दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू है आर टी। देखो एक आर से एक आर कट जाएगा तो क्या बचेगा, डब्ल्यू डब्ल्यू बचेगा आपका भी स्क्वायर अपान आर इंटू। ये भी आपका कार्य का सूत्र है। अभी देखिए जो दो तीन सूत्र बने हैं इसमें आपको स्थिति के अनुसार मान रखना है। जैसे हो सकता है कभी आपको विभव धारा और समय मान दिया हो तो आप इस सूत्र को रखेंगे। अब आपको विभव का मान नहीं दिया है, आपको सिर्फ धारा और प्रतिरोध दिया है तो आप ये सूत्र रख दोगे, और आपको धारा ही नहीं दिया है तो क्या रखोगे, विभव प्रतिरोध दिया इस तरह रख दोगे। ये आपका क्या है, ऊर्जा का कुछ सूत्र। समझ, ऊर्जा के साथ एक चीज और पढ़ लो आप, एक छोटा सा टॉपिक और है, शक्ति। शक्ति किसे कहते हैं,
पावर। तो आपको पता है शक्ति क्या होती है। देखिए, किसी यंत्र द्वारा एक निश्चित समय में किया गया कार्य में उसकी शक्ति कहा क्या कहलाता है। किसी यंत्र द्वारा निश्चित समय में किया गया कार्य में उसकी क्या कहलाती है, शक्ति। यानी जो शक्ति होता है ये बड़ा होता है किए गए कार्य बटे लिया गया समय। यानी किसी कार्य को करने में कितना समय लिया गया है वही उसकी क्या होती है, शक्ति होती है। और आपको पता है शक्ति को भी दर्शाते हैं पी से, तो पी क्या हो जाएगा, W/T। पी क्या हो जाएगा, W/T। अब आप ये बताओ इससे क्या सूत्र बना सकते हो नहीं, ये तो आपको समझ आएगा ना, पी क्या होगा, W/T। क्योंकि शक्ति की ही परिभाषा है, शक्ति यही होता है कि किसी यंत्र द्वारा किए गए कार्य और उस कार्य में लिया गया समय को क्या कराता है, शक्ति। तो आप इसको अगर लगा देंगे तो W/T। अब यहाँ पर अगर आप देखो W मान आपको 3 तो पता है, 1 2 3, इन तीनों में रखेंगे आप तो देखो पी का मान क्या आएगा, पी। अगर आप इसको रखेंगे तो VIT, देखिए क्या होगा, VIT/T यानी आ जाएगा VI। दूसरा अगर पी और आप क्या रखेंगे, दूसरा आप अगर ये रखें I²RT, क्या रखेंगे, I²RT/T। तो टी कर दिया जाएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर I²R। और एक तीसरा आप रख देंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर V²/R × T/T। तो टी फिर कर दिया जाएगा तो आपका आ जाएगा V²/R। यानी आपका शक्ति का भी 3 सूत्र हो गया। इसको आप चाहे एक लाइन लिख सकते हैं, P बराबर VI बराबर I²R बराबर V²/T। तो आप ये शक्ति और ऊर्जा का क्या करेंगे, सूत्र याद रखें। ठीक, तो आज इस सूत्र को नोट कर लीजिए। आज हमने इस चैप्टर के सभी बेसिक डेरिवेशन भी किया और बेसिक टॉपिक भी समझा, और उसमें जो जो चीजें थी सभी के फार्मूला में समझा और उसका बेसिक थ्योरी भी समझ लिया। अब इस पर हमको करना है सवाल, क्या करना है, सवाल। तो हम नेक्स्ट सेशन में इस पर आपका पूरा PYQ और प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा देंगे। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और आपको इस चैनल से जुड़े रहना है क्योंकि आपका आने वाले समय में बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे। तो इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए।